94 बढ़ते ही अच्छा क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन को चार पांच लाइनें छोड़ दो। 95 नंबर क्वेश्चन पर आओ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आराम से हम लोग आज 22 से 25 क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाएंगे। इसने कहा कि बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का इन रेडियस कितना होता है? a/2√3 लिखते रहना साथ साथ। इज इक्वल टू 3 है। कुछ बीच में छोटे क्वेश्चन तो मैं इसलिए रखता हूं कि पुरानी बातें याद हो जाएं। तो a इज इक्वल टू 6√3। और a अगर 6√3 के बराबर है तो अब ये कह रहा है इसकी माध्यिका की लंबाई बताओ। माध्यिका मतलब अगर समबाहु त्रिभुज की अगर ये दो साइड बराबर हैं, या तो तीनों ही बराबर हैं, अगर वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ बता रखा है मैंने, ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। दो भुजा बराबर हो जाए तो ही 90 है, या तो तीनों ही बराबर हैं। जब तीनों भुजा बराबर है तो केंद्र में ये नहीं बताया था कि एक ही बिंदु पर होते हैं अंत केंद्र, परी केंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक एक ही बिंदु पर है। और अगर दो साइड बराबर है तो एक ही रेखा पर है। तो अब जब एक बिंदु पे है तो भी तो वो एक ही लाइन पर ही है। एक लाइन पर होते हैं तो अलग 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 भी हो जाते हैं, वो एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, बस है तो वो एक ही लाइन। तो इसका मतलब यही मीडियन है, यही हाइट एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाई सेक्टर है, सब कुछ यही है। तो इसका मतलब इसने कहा इसकी माध्यिका की लंबाई। माध्यिका पूछ रहा है तो हाइट ही तो पूछ रहा है। और हाइट क्या है? √3/2a। √3/2a। ए का मतलब कितना है? 6√3। 2 से कटेगा तो 3 तिया 9। खत्म बात। नोट करिएगा जी बात को। आंसर आ जाएगा 9। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 96। ट्रायंगल PQR। ये P है, ये Q है, ये R है। PS परपेंडिकुलर टू PS एंगल बाइसेक्टर है। PS QPR को द्विभाजित करती है। PQS का एरिया 40 है। PR PS का 2.5 गुना, PR PQ का 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब अगर ये 1 है तो ये 2.5 रहा होगा। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 10 हो गया। अगर ये 2 है तो ये कितना रहा? अगर आपको थोड़ा सा बात याद हो, PQS की हाइट बताओ कौन है? कितनी? PQR की हाइट बताओ कौन है? 2। PSR की हाइट बताओ कौन है? हाइट तो बाहर भी आ सकती है, बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मेरे भैया याद अगर है, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस याद आया। और फिर मैंने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर एक बॉर्डर लाइन है। इधर वाला इधर नहीं जा सकता, इधर वाला इधर नहीं आ सकता। तो इसको कैसे करेंगे कि ये इधर आ गया तो, और ये इधर आ गया
5। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब मुझे बताओ, जब किन्हीं त्रिभुजों की हाइट सेम हो जाती है तो उनके एरिया का रेशो उनके बेस के रेशो पर डिपेंड करेगा। एरिया का रेशो बेस के रेशो पर डिपेंड करेगा। तो इसने कहा कि पी क्यू एस का एरिया कितना है? 2। मतलब बेस कितना है? 2। तो पी क्यू आर का बेस कितना आएगा? 7। अगर ये बेस का रेशियो है तो हाइट सेम है, तो बेस का रेशियो एरिया का रेशियो हो गया। 2 का मान कितना दे रखा है? 40। कितना गुना? 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना, तो 20 × 17 140। खत्म बात। आ जाओ भैया, नोट करिएगा। बेस रेशियो ही एरिया रेशियो होगा। बेस रेशियो ही एरिया रेशियो होगा। नाइन्टी सेवन नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी, ए बी, ए सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी 17.5 और ए सी 9। डी भुजा बीसी पर एक बिंदु की ए डी परपेंडिकुलर टू बीसी है। ए डी परपेंडिकुलर टू बीसी है। ए डी 3 है। त्रिभुज एबीसी के बाह्य वृत्त आर, आर कैसे निकलता है? ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो हाँ है ना? ऐसा क्वेश्चन मैं एक पहले करा चुका हूं। तो यहां ए कितना है? 17.5। 17.5 को मैं 35/2 लिख लूं। मेरे साथ साथ सोचना एक बार आराम से, बाद में लिखना। ये कितना हो गया? 9। और तीसरी साइड कितनी होगी? बीसी। एबीसी हो गई तो अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जिस साइड के ऊपर हाइट की लंबाई दे रखी है वहीं से बन निकाल लो, क्योंकि एरिया तो तीनों जगह से सेम आएगा। हाफ ऑफ बेस इंटू कितना? देखो, इस बीसी से बीसी कट गया कलेश। 35 दिया 105 बेटा। मैंने इस बात नोट करो।
सेम क्वेश्चन इससे अगला है, अप्लाई करके देखेंगे सारे बच्चे। सेम क्वेश्चन से अगला है, अप्लाई करके देखेंगे। करो शाबाश करो। कुछ भी नहीं है। आ गया। 100 नंबर करके दिखाओ। 100 100 नंबर। 99 के लिए 4 लाइनें छोड़ देना बस, छोटा सा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। जिससे नो नहीं हुआ हो दिमाग चलाओ मेरे भैया। करो शाबाश अप्लाई। ये वाला क्वेश्चन सबसे होगा कि करके दिखाऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 98। कोई एक भी बच्चा रह गया हो तो बताओ भाई। 98 में कोई भी बच्चा रह गया हो गया भैया। अब 100 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो। इसने कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं में से भुजाइए 15 15 और सामने वाली भुजा पर ये 8। यही तो दे रखा है हर जगह। चीज तो वही है। 15 गुणा BC अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो BC से BC वहां कट जाएगा, खत्म बात। ये R आएगा। नहीं मुझे, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, ये क्या चाहिए, रेडियस ही तो चाहिए। करो कैलकुलेट करो, ओनली कैलकुलेट। 225 बटा 16। बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है तीनों के अंदर। इस बहाने आपको मेंसुरेशन वाले वो पॉइंट याद हो गया है और कुछ भी नहीं। पॉइंट क्लियर। अच्छा भाई मुझे को एक बात बताओ, अब आपसे एक चीज रिकॉल करवाता हूं आपको। ये है मेरा सेंटरोइड, केंद्रक।
तीन बातें होती हैं, ध्यान देना। ये है मेरा ऑर्थो सेंटर, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में। ये तीनों तो हमेशा एक ही लाइन में होंगे। इन सेंटर, जब घर में कोई फंक्शन होगा तभी चौथा भाई बाहर रहता है, तभी आएगा वो। ये तीन तो एक ही जगह, वो चौथा आएगा ही तब जब घर में कोई स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल कंडीशन उठ के आती है कि दो साइड बराबर है कुछ पे। अब इन दोनों के बीच का, अच्छा तो मुझे बताओ, प्री केंद्र सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस या प्लस माइनस 2r। ठीक है भाई। अच्छा जी, मुझे ये बताओ अब कि भैया h/2 किसके बीच का डिस्टेंस होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का आधा किस किस के बीच का डिस्टेंस है? अरे राइट एंगल ट्रायंगल सोचो, यहां और h/2, ये तो ये हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां क्या होता है? लंब केंद्र। यहां क्या होता है? प्री केंद्र। तो लंब केंद्र और प्री केंद्र के बीच की दूरी है। बात समझ में आई? चीज को थ्योरी से कनेक्ट किया करो। यही तो था ऑर्थो सेंटर और यही तो था सर्कम सेंटर, याद आया? ठीक है भैया। डिस्टेंस 2, एक और कराया था सरकम सेंटर और ऑर्थो, एक आया था √2r। ये किसका बताया था? चलो एक पॉइंट तो कुछ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। इन सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड, या इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर, अंत केंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी, अंत केंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी। अच्छा, ये जो √2r बताया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल का था कि सबका था? सबका था। बस राइट एंगल ट्रायंगल में r इजी हो जाता है निकालना, बस फर्क इतना सा होता है। ये सारी दुनिया को याद रहता है, ये भी सारी दुनिया को याद रहता है, ये आधी दुनिया को याद रहता है, और ये उन आधे के आधे के आधे का याद रहता है। मेरी बात समझ आ रही है? ये चार ही डिस्टेंस, ये तीन ही है। आपको तीनों का क्वेश्चन मैंने करा दिए, तीनों को देखते रहना। क्लियर है मेरी बात? अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 99। समकोण त्रिभुज का बाहर रेडियस दे रखा है और इन रेडियस भी दे रखा है, और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब पेन को भी छोड़ देना, 5 मिनट लगाएंगे क्योंकि इससे चीजें आपको याद हो जाएंगी। ये आंसर निकालना तो ये 10 सेकेंड का खेल है, आंसर निकालना महाभारत में नहीं है।
अब सुनो जी बात। समकोण त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ छोटा सा पॉइंट याद हो, बाह्य त्रिज्या होती है h बाई, तो इसका मतलब h कितना हो गया, 10 पॉइंट। अरे है ना। और अंत त्रिज्या होती है b प्लस b माइनस h बाई 2 इज इक्वल टू 3.2। तो मुझे यहां से समझ में आया कि p प्लस b इज इक्वल टू 6 पॉइंट, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 6.4, 8 और 4 12, बचा कितना, 1, 17 पॉइंट। तो p प्लस बी 17.2 है। और अगर p प्लस बी 17.2 है तो मेरे भैया p प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ p और b, बोलो है ना। p प्लस बी कितना है, 17.2 का और ये क्या है, h स्क्वायर, और h स्क्वायर है तो 10.8 का और प्लस में ट्वाइस ऑफ p और b। अगर आप ध्यान दें, इसको मैं इधर ले आऊं तो ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी, 17.2 में 8 18 और 8 10, a प्लस बी और a माइनस बी, पॉइंट 2 देते ही 11 हो गया, और 6.2 ये रहा, तो 6.4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p इंटू, अगर मैंने 2 से कट कर लिया तो ये 14 आ गया, ये p इंटू बी का मान आ गया। और p इंटू बी आ गया, मुझे क्या निकालना है, ध्यान से पढ़ना आखिरी में, एरिया। और एरिया कैसे निकलता है मेरे भाई, हाफ ऑफ p इंटू बी, यही निकलता है। तो हाफ ऑफ 14 गुणा 6.4, 7 चौका, बचा कितना, 42 और 2, तो आंसर इज 44 पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से करने लगे तो बढ़ती बात। अब मेरा ये कहना है आर स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर, एक बार अगर करके देखें तो शायद रिजल्ट वही आएगा जो वो है। 54 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद करवा रखा है, कितना, 29 16 29, याद नहीं है बहुत सारे बच्चों को। ये आया 10.8, 10.8 की 32 से गुणा करनी है, यानी 108 की 32 से गुणा करनी है, और पॉइंट के पीछे 2 डिजिट ले जाने हैं। तो 8 दूनी 16 और 8 से 24 और 1 25, 256, 32 8 256, 256 का 56 आ गया, हासिल कितनी चढ़ गई, 2, 32 से कम 32 और 2 कितना,
34, ये तो कुछ और ही आ गया। ये तो कुछ और ही आ गया ना। क्योंकि 34 में 20 30 जुड़ गए तो 64 बन गया। और रिजल्ट कितना आना चाहिए। ये गलत बता दिया था किसी ने। इसका तरीका तो वही बनेगा भैया, क्योंकि एस हम निकाल नहीं पाएंगे। यही बनेगा। पहले तो आप ये ऊपर वाला ही नोट करो, इसका मैं कुछ देखता हूँ, कुछ बनेगा तो। इसका मतलब क्या उस तरीके से आर स्क्वायर प्लस 2r से आंसर आ रहा है। किसकी जगह। आंसर तो एक और तरीके से आ गया, मैं यही देख रहा हूँ गलत कैसे हो गया था। क्या ले लिया था अपन ने, यहाँ 3, मतलब आर स्क्वायर प्लस में 2r लेना है। अपन ने यहाँ ये ले लिया था। ओहो, गड़बड़ ऐसे बैठेगी। 2 × 5.4 इंटू, यही है 32 का स्क्वायर 1024, तो 10.24। चमन दूनी 108, 32 × 8 = 256, 34, 4 4 10, 56 24 80, 34 10 44। ओह, ये गड़बड़ बैठी। ठीक है, दोनों तीनों तरीकों से आ गया अब तो अब ना भाई पेज नंबर 14 ओपन करो। पेज नंबर 14। पेज
पेज नंबर 14 के ऊपर दो बॉक्स बना रखे हैं। एक में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये एबीसी निकालने के यही तरीके दे रखे हैं। वो गलती से मैंने ले लिया 5.4, वहां पे लिखा भी हुआ है r² + 2rr। ये राइट एंगल ट्रायंगल का ही तो है कि इन रेडियस दे रखा है और सरकम रेडियस दे रखा है। ये एबीसी कौन सी ट्रायंगल है? पेज नंबर 13 का देखो ना, लास्ट में जो ट्रायंगल बनी है, पेज नंबर 13 के लास्ट में जो ट्रायंगल बनी है, इसमें चेंज भी तो करवाया था। एक ए कराया था, एक बी कराया था, एक सी कराया था, याद आया? राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है। तो 14 के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दो मत तो आर। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि छोटा सा ही पॉइंट चेंज है। इतनी बड़ी राम कहानी की बजाय इतनी बड़ी राम कहानी की बजाय एक आपको रिजल्ट बताया था r² - 2r का r का अंडर रूट, याद आया? और एक ही एरिया निकालने का रिजल्ट हो गया r² + 2rr। ये पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस दे रखा है, सरकम रेडियस दे रखा है, तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा तो देखो पूरा स्टेप लेके आना पड़ेगा। ले तो आएंगे कि सर ले आएंगे, यहां तो ले आएंगे, वहां समय नहीं है, तो इसलिए 2-3 बार नजरों के सामने से गुजरेगा। तो पेज नंबर 14 का रिजल्ट है, इस क्वेश्चन के पास ही लिख लो, बुक में लिख लो। पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 99 के पास ही लिख लो कि पेज नंबर 14 रिजल्ट, पेज 14 रिजल्ट। और इसको अप्लाई कर लो। तो अप्लाई कैसे करेंगे? 3.2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ 5.4 इंटू 1 क्लियर हो गया? अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 101। एक सौ एक नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो बस आपको जस्ट रिकॉल करवाने के लिए इन रेडियस और सरकम रेडियस का अनुपात चाहिए। इन रेडियस और सरकम रेडियस का अनुपात निकालना है। तो इन रेडियस कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन, और सरकम रेडियस कितना होता है? ABC/4 इंटू, कुछ नहीं है, सिंपल रिजल्ट है। करो अप्लाई। पहले तो एरिया निकालो। 5, 6, 7 अलग अलग साइड है, अलग अलग साइड है तो एरिया कैसे निकलेगा? ईरोज फॉर्मूला। समझ में आई? करो, शाबाश करो। प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, बस ये मेंसुरेशन का कुछ पॉइंट याद करवाने के लिए बस, और इसका ज्योमेट्री से कोई खास लेना देना है ही नहीं।
आ गया 16/16 रेशो 35। देखते हैं अभी। 5 6 7, तो 7 और 5 12, 6 18, तो आया 9। तो मेरे भैया 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो मेरे भैया ये तो आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया √6। तो एरिया आ गया 6√6। तो 6√6 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ ABC 5 6 7, अपॉन वाली चीज नीचे कर दो, 4 इंटू 6√6। बस खत्म करो बात को। 6 से 6 कट गया, 6 6 36 है, तो 9 से काटूंगा 4 आ गया, तो ऊपर है 16 और 35, तो रेशियो आ गया है 16। एनी परेशानी? क्लियर होगी मेरी बात? सिंपल रेशियो याद करने का तरीका था, और कुछ नया तो सीखा ही नहीं। ये था जनरल से कुछ क्वेश्चंस, वो आर और आर के रिजल्ट वाले क्वेश्चन थे। कभी कैपिटल आर स्मॉल आर से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकलवा रहा है, कभी दोनों का आर और आर का रेशियो निकलवा रहा है, कभी भैया साइड देकर ट्रायंगल का एरिया निकलवा रहा है। अल्टीमेट पॉइंट ये था। आइएगा एंगल बाइसेक्टर 102 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। दिए गए चित्र में ये ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 4 है, ये 3 है, इधर 6 है। इधर वाली वैल्यू इधर को ही रिप्रेजेंट करेगी, इधर वाली इधर को। 4 की वैल्यू 6, 1.5 गुना, तो 3 का भी 1.5 गुना, 6.5। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाओ। 103। ए 47, सौ बी 49 35। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने ए होता है 4700, बी के सामने बी होता है 49 35, सी के सामने सी होता है 68 15। हम इसने कहा कि एक रेखा गुजरती है
एंगल बाइसेक्टर पी पर मिलती है। तो अगर मैं यहां से ए ओ बाई ओपी निकालूं तो ए के आजू बाजू वाली भुजाओं का जोड़, याद आया? लिखो शाबाश लिखो। अपॉन में सामने वाली भुजा, तो उल्टा कर दो भाई, पीओ रेशो ओए। 4700 रेशो 35, उसको दे दोगे तो 6850 और 4900, तो 11700। 5 नीम 45, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 235 आएगा। तो फिर तो 5 से ही 47 से ही कट गया। 2 रेशो। अल्टीमेट इन रेडियस के साथ मतलब सर सेंट्रोइड होता तो 2 1 होता है, नहीं तो आजू बाजू की भुजाओं का टोटल। ए ओ, ए से वर्टेक्स से खींचने वाली लाइन और फिर नीचे नीचे वाली लाइन। अब उसने पूछा उल्टा है। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करो, सेमी क्वेश्चन है, इससे अगला नंबर क्वेश्चन करिएगा। ए ओ रेशो ओ डी, ए ओ तो 33 प्लस 57 डिवाइडेड बाई, तो यह आ जाएगा 3/1 लिख दो या 3 रेशो, खत्म बात। इससे अगले नंबर पर आ जाओ, 105। 105 नंबर पर आओ। एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री, ये ए है, सी। मेरा ये कहना है ए बी 1 है और बी सी 2, तो ये कितना हो गया भाई, √5। बोलो है ना। आगे कह रहा है कि बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर, ये रहा, ठीक है। तो बी डी की लंबाई बताओ। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें, इधर वाला इधर को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो है ना। तो ये 1, ये √5, तो √5 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, √5 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है,
तो BD की वैल्यू तो 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2/√5 प्लस 1। अब इसको अगर और आगे सोल्व करना है तो नीचे, इसका नीचे वाले पार्ट का जब एक संख्या रूट की हो, एक बिना रूट की, या दोनों रूट की हो, तो एक वर्ड आता है रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। याद आ गया? तो ये परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो निशान दे रखा है उसका अपोजिट साइन से माइनस कर लो। A+B, A-B, A² - B², √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 4, 2 से कट गया, तो ये आ जाएगा √5 -1। क्वेश्चन नंबर 106 पर आ जाओ। अच्छा, ये इधर वाला रेशो इधर और इधर वाला रेशो इधर क्यों लिख रहा हूं? ये पॉइंट समझ आ गया सबको? नहीं आया? तो वो तो लिखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बता दो था, AB/AC, तो BD/DC। अगर ऐसे लिखोगे कि भाई AB जिस एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है उसी का एक साइड उसी की दूसरी साइड इज इक्वल टू BD/, तो AB जो है वही तो BD है, और जो AC है वही तो DC है। तो यहां से समझने के लिए कि ये भैया एक बॉर्डर लाइन है, इसका इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। समझ आई मेरी बात? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। BC 9, AB 41, AB 41 है, ABC, ये 41 है, ये 9 है, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये कितना हो गया? 40। अब आगे कह रहा है ABD, ABD और AD एंगल ए का समद्विभाजक BC को D पर मिलता है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, BC को कहां मिलता है? D पर। बोलो है ना? तो अब ये कह रहा है कि बताओ ABD और ABC, ABD, ABD और ABC, हाफ ऑफ बेस इनटू ABD, ये वाला। तो ये वाले के लिए मुझे बेस ये निकालना है, हाँ या ना? तो आपको अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक बात बताई थी, ये टोटल 9 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, 9 बांटना है, ये कितना और ये कितना, तो 41 चाहिए है टोटल कितने में से? कुछ याद आया कि पूरा करके बताऊं? आया याद? ये वाला यहां है,
40, ये वाला यहाँ है 41, 40 और 41 टोटल कितना, 81 ना होकर 81 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9/81, 41 की वैल्यू, तो ये बेस आ गया। तो हाफ ऑफ 9 इंटू 41/81 इंटू हाइट 40, 40 से 9 से, अरे हाफ से 41, 81 उधर चला जाएगा, 41 रेशो। अल्टीमेट ये एरिया वेरिया तो जानबूझ के पूछ रहा है, अल्टीमेट वो एंगल बाई सेक्टर का यही तो पॉइंट यूज करा रहा है, इधर वाला रेशो इधर और इधर वाला रेशो, बोलो हाँ ना, यही पॉइंट तो यूज करवा रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार दो डिलीट, 107 को मार दो डिलीट, कि करवाऊं? चलो भाई, तो करवाने के बाद तुम कहोगे डिलीट ठीक था, चलो कर लो, किसी के मन में वहम ना रह जाए। लेकिन जो बच्चे करना चाहें वो कर लेना, जो छोड़ना चाहें वो कतई धड़ल्ले से छोड़ देना। मैं कुछ सोच समझ कर ही बताया है आपको कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो करना चाहिए वो कर लेना, मैं बता देता हूं फटाफट। बुकलेट बन रही तब भी मैं काफी सोच विचार किया कि इसको काटूं, बट से कटा ही नहीं, अब यहां तक कट गया। अब इसने कहा कि भाई C90 है, आई अंतर केंद्र है, AIB आई इन केंद्र है, और समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये सारे सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं ना, हाँ ना। तो मैंने कहा समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये एक है, ये एक है, ये √2 है, बोलो हाँ ना। ये मिड पॉइंट भी है, ये 90 डिग्री भी है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। ये आई है, ये डी है। अगर CI अपॉन ID का अगर मैं रेशियो निकालूंगा, C की आजू बाजू वाली भुजा डिवाइडेड बाई, तो ऊपर आ गया ऊपर आ गया 2, √2, तो √2 रेशियो 1 हो गया, बोलो हाँ है ना। ये रेशियो है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है ये रेशियो है कि अगर CI √2 है तो ID रेशियो है, ये ध्यान रखना। अब मैंने कहा कि AI बाई IB, AIB, ये तो एक ट्रायंगल ले ली मैंने, AIB, और दूसरा रेशियो ले ली, दूसरा किसका निकालना है, ABC। तो AIB का निकालो भाई, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, AIB, तो I से D 90 डिग्री तो है, ये हाइट ही तो है, तो ID कितना है, 1।
हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बस पंगा यहां है, अगर मैंने यहां 1 into 1 कर लिया तो होगी मेरी गलती। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि ये गलती क्यों हुई? मैं ये बता देता हूं, यहां 1 into 1 लिखने से यहां गलती नहीं हो रही है, यहां गलत हो गया। फिर मैंने भी अभी बताया था, ये रेशो है, ये आईडी की लंबाई है ही नहीं एक। आपने बीसी को भी एक माना, एसी भी एक माना, देखो, और आईडी भी कितना मान लिया। या तो आईडी की एग्जैक्ट लेंथ निकालो फिर। अब आईडी की एग्जैक्ट लेंथ कैसे निकलेगी सर? मेरे भाई सी ऑर्थोसेंटर, ये सीडी कितना है? h/2। दिमाग चलाओ, सीडी कितना है? तो √2/2, मतलब 1/√2, 1/√2। ये सी आई और आईडी √2+1। √2+1 की वैल्यू 1/√2 है। √2+1 की वैल्यू 1 और मुझे किसकी निकालनी है? 1 की। तो 1/√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस, ये आई है एग्जैक्ट लेंथ। इस लफड़े से बचने के लिए, अब तो सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही है। इस लफड़े से बचने के लिए मेरे भाई, आप इसी लाइन आईडी और सीडी के माध्यम से ही एरिया निकाल दो दोनों का, ताकि इधर जिस रेशियो के हिसाब से निकला उधर भी उसी रेशियो से निकल जाए। तो एबीसी का एरिया पता मैं कैसे निकाल दूंगा? हाफ ऑफ बेस √2 इंटू हाइट। सीडी कितना है? देखो वो आया वही। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसकी हाइट याद थी ना, √2 और √2+1, वही तो इधर आ गई। समझ आ रही है मेरी बात? या तो इसके एग्जैक्ट लेंथ निकले, इसके एग्जैक्ट लेंथ नहीं निकल रही, तो मेरे भाई आईडी और सीडी के माध्यम से एरिया निकालो फिर। और अब मैंने कहा हाफ से हाफ काटो और √2 से √2 काटो, तो 1/√2। 100% पेपर में नहीं आएगा, 100%, कोई 99 या 98 या 97% नहीं, 100% नहीं आएगा। जिसका मन करे लिख लो, डिलीट कर दे, बस 5 सेकंड और रुको, इतनी स्पीड से हटा दूंगा इसको, क्योंकि ये पता क्या होता है, आप बच्चों का दिमाग है, आपको चारों सब्जेक्ट संभालने हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से कई बार क्वेश्चन कराते कराते या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं ये भाप जाता हूं कि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि मैं खुद इस एग्जाम को दिया तो वो एक्सपीरियंस बन जाता है ना। अगर मैं डायरेक्ट टीचर रहा होता ना तो शायद मैं उतनी गहरी बात नहीं सोच पाता। दोनों तरह के एंगल, दोनों तरह का दिमाग, स्टूडेंट भी टीचर भी उस लेवल तक भी गए तो वो सारी कहानी एक एग्जामिनर का दिमाग पकड़ लेती है। फिर सारा एक्सपीरियंस, कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, तो फिर वो व्यवस्था बन जाती है कि आइडिया लग जाता है। और वो हर बार जब प्रिडिक्शन बैठाते हैं कि इस बार लगभग ऐसा पेपर है, लगभग वैसा, कि आंख बेच के पढ़ाते नहीं रहो ना उससे, कि क्वेश्चन देखते, जैसे कभी कभार कोई बच्चा क्वेश्चन लेकर आता, मैं देखते ही कह देता हूँ कि छोड़ दे। उसको लगता है कि सर बताना नहीं चाह रहे, अरे सर तो बता देंगे, सर का दिमाग तो पका हुआ है भाई। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि तेरे को सिखा भी देंगे तो भी तेरे लिए वो कहानी याद रखना और उसको परफॉर्म करना बहुत समस्या में है। और फिर जब वो परफॉर्मेंस के लिए इतना समय लगेगा, इसके एवज में तो इस बचे हुए इसको कट मार के मेमोरी का कुछ पोर्शन दूसरी जगह यूज कर ले जाएगा। समझ आई मेरी बात? इसलिए बहुत, क्योंकि मेरे लिए तो इजी है। अब कोई भी क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट एक बार के लिए मैंने मान लिया कि भाई नहीं हुआ, एक बार के लिए, वो तो मैं यहीं से मान ले फोन में फोटो क्लिक किया, मान ले मैंने फोटो भी नहीं लिया, तो जब कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता ना तो माइंड में
सेव हो जाता माइंड में मेरा, ये पकड़ती रहती है बात की कोई बात तो ऐसी है ही नहीं जो अपने को नहीं पता हो, ये हो क्यों नहीं रहा, इसका मतलब कोई ऐसी बात है इस क्वेश्चन में जो अपने हिट नहीं हो रही। उसको लगे रहते हैं। जैसे आप ये मान के चलो कि एक रीजनिंग की नंबर सीरीज पढ़ते हो आप, पेपर में क्वेश्चन टेस्ट है, हो सकता है पहले दूसरे सेकंड में क्लिक हो जाए, ये हो गया, समझ आई बात। और हो सकता है कि नहीं भी हिट हो पाए, और वो आप गोला मार के आगे बढ़ गई, आप रीजनिंग करके, मैथ्स करके, इंग्लिश करके, और उस टाइम आपको एकदम याद आता, ओहो उस क्वेश्चन में तो ये स्टेप था, और वहां 2 ही सेकंड में क्लिक कर गया। इसका मतलब वहां वो 2 सेकंड कैसे, वो माइंड के फ्लो की बात होती है कई बार, कि आप एग्जैक्ट उस पॉइंट पर कई बार सोच भी गई, नहीं भी सोच पाई। ये आपकी प्रैक्टिस का खेल है। जैसे अभी ना आरएएस का पेपर हुआ था, मैंने आपको कहा ना कि देखो आदत में होता है पढ़ना, मेरा कोई लेना देना नहीं आरएएस से, बात समझ में आई। फिर भी जैसे शाम को 3 से 5 बैच चलता है, इसमें मैथ का टाइमिंग उसमें 3 से 5 है, वैसे तो 3 से 7 वाला बैच है। तो मैंने, एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन मतलब उस बैच में भी पता नहीं मैंने परसेंटेज कराया था या सीआई कराया था, जो भी कराया था, तो उसका आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। फिर मैंने ऐसे ही पेपर था, तो फिर मैंने कहा कि लो पेपर दो। फिर मैंने उस बच्ची को कहा कि जैसे 5 बजे उठिए, कुछ बच्चे फिर 10 नंबर में पढ़ने जाते हैं, फिर उस बच्ची को कहा कि जाते जाते ना ये पेपर ऑफिस में दे जाना एक बार, और फिर आपके पास पहुंच जाएगा 10 नंबर में, ताकि ऑफिस वाले इसकी फोटोकॉपी करा के रख लेंगे। उनको बोल देना कि सर ने बोला है फोटोकॉपी करा लेगा, तो वही ऑफिस में ही मशीन है, उसी में निकाल लेते हैं वो। तो कुल मिलाकर अल्टीमेट प्रायोरिटी ये थी ही नहीं। फिर मैंने वो फोटोकॉपी में पहुंचा वहां पे जब 6 बजे, जब एक और क्लास लेकर, फिर मैंने कहा कि वो आरएएस का पेपर आया होगा भाई, बोला हाँ सर ये रहा। फिर मैंने कहा कि उस बच्ची को दे आओ, 10 नंबर में है, बोला वो दे आए फोटोकॉपी करके। तो वो उस बच्ची ने कहा था कि सर ने कहा था वो ऑफिस मतलब एग्जाम वहां पहुंच जाएगा, 10 नंबर में पहुंचा देना। स्टाफ वाले दे भी आए उसको। पहले मैंने वो 10 से 11 12 क्वेश्चन जितने भी थे वो मैथ वाले देखे, मुझे लगा छोटे 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 क्वेश्चन, अब मेरा काम तो हो लिया, लेकिन मैंने वहां छोड़ा नहीं उस बात को। मैंने फिर रीजनिंग देखना शुरू किया, फिर मैं रीजनिंग में लगा रहा। फिर रीजनिंग के वो 5 7 क्वेश्चन करने में हो सकता है 20 22 मिनट लगा दिए। फिर एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, तो मेरे हिट नहीं हो रहा था। मैं कई देर से लगा हुआ, डिफरेंस देखूं, स्क्वायर देखूं, प्राइम नंबर देखूं, ये देखूं वो देखूं, मेरा हिट नहीं हुआ। फिर रीजनिंग वाले सर आ गए, मैंने कहा कि सर ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि सर, अब मेरे माइंड में यही बात चढ़ी कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो अपने को नहीं आती। मुद्दा ये था ही नहीं कि रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुद्दा ये हो गया कि यार रीजनिंग तो कोई ऐसी सब्जेक्ट थोड़ी है कि इसके लिए बीए और एमए की जाती है। इसका मतलब दिमाग कमजोर हो गया क्या? मैं मतलब कहा नहीं सर को, मैं मतलब खुद ही सोचने लगा कि यार दिमाग कमजोर हो गया क्या, सोचने मैं क्यों नहीं सोच पाया इस बात को। तो एक माइंड में अब आसान बात क्या आई कि भाई सर की प्रैक्टिस है, सर लगातार वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर मैंने सर से एक बात पूछी, तो के बाद पानी मांगने के बाद उनको नहीं पता कि मेरे माइंड में क्या क्या विचार चल रहे हैं। वो खुशी मुझे कम हो रही थी कि आंसर मिल गया, मुझे दुख इस बात का ज्यादा हो रहा था कि मैं क्यों नहीं सोच पा रहा था। क्योंकि मुद्दा ये हो गया ना कि अगर वो भी सोचते आराम से बैठकर तो लगता कि हाँ भाई मुश्किल है वो। मैंने जैसे पेपर उनकी तरफ वो आए तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि यार इसका पेपर आया है और देख लेते हैं एक बार। तो कोई भी पेपर आता है तो मैं उसको देखता हूँ। तो फिर मैंने उनकी तरफ वो पेपर घुमा दिया कि देखना एक बार ये। उन्होंने मतलब जितनी स्पीड से मैंने पेपर घुमाया है ना, उतनी स्पीड से वापस घूम गया। मेरे शौक हुआ कि वाह कमाल हो गया, ये इतना आसान क्वेश्चन था तो मैं हिट ही नहीं कर पाया दिमाग में। इसका मतलब फिर मेरे माइंड में खुद ही मनी मन पता क्या आया,
टाइपिस्ट बैठा था साइड में, मैं बिल्कुल उस कैबिन की साथ वाली चेयर पे ही बैठा था। मैंने टाइपिस्ट से पूछा इस बार सीजीएल के कितने सेट है रीजनिंग के। माइंड में मेरे क्या आया कि अब रीजनिंग के सेट लगाने पड़ेंगे मेरे को। काम मेरे कुछ नहीं, मुद्दा क्या रहा, अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि दिमाग की सर्विसिंग जरूरी है। फिर उस दिन लेना देना कुछ नहीं था, फिर मैंने सारा पेपर पढ़ा। पॉलिटी सबसे आसान, मैं तो हमेशा कहता हूं जिसको जीएस समझ नहीं आती पॉलिटी से शुरू करो, कतई आसान है, समझ में धीरे धीरे आएगी, कनेक्शन पावर डेवलपमेंट पे आएगा और चीजें से तेज दिमाग होगा तो याद होगी। पॉलिटी तेज दिमाग की जरूरत नहीं है, पॉलिटी सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि चुनाव उनाव ये वो सुनते रहते हैं संसद, तो इसलिए वो बातें माइंड में आती तो वैसे ही पड़ी रहती है। अब वो एग्जैक्ट, तो फिर मैं देखता गया पॉलिटी। उस दिन फिर मैंने ना पॉलिटी के सारे क्वेश्चन से, वो चैट जीपीटी की हेल्प से भैया गूगल की हेल्प से मैंने सारे क्वेश्चन किए, ए से लेके जेड। अब मतलब बाकी नहीं किए मैंने, साइंस या ज्योग्राफी बाकी मैंने कुछ नहीं किया। फिर मतलब टाइम सा हो गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं पॉलिटी नहीं भी करता तो क्या फर्क पड़ गया था उस बात से, या मैं रीजनिंग नहीं भी करता तो क्या फर्क पड़ गया था उस बात से। वो बात फर्क पड़ने की है ही नहीं। काम चलाना और काम दौड़ाने में अंतर है। काम तो इंस्पेक्टर नहीं भी बनेंगे तो भी काम चल जाएगा, मुद्दा काम चलाने का होता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना काम चल जाए, काम चलाना थोड़ी है भाई, काम दौड़ाना है। काम चल तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या उनका काम नहीं चलता? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो क्या उनका काम नहीं चल रहा? काम चलाना ये मेंटलिटी में आ जाता है कि काम चलना। बात समझ में आई मेरी बात? काम जैसे मैंने माना कि आज के 10 साल पहले इंस्पेक्टर था, अब तो मैं सुपरिटेंडेंट हो जाता अगर उसी पोस्ट पे लगा रहता। मैं वो जॉब नहीं छोड़ता तो काम क्या नहीं चलता? जॉब छोड़ दी तो बात, मुद्दा ये होता ही नहीं है कि काम चलाना। मुद्दा होता है कि भाई अगर इंसानी जीवन मिला है और आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, ऊपर वाले ने ऐसे घर परिवार में जन्म दिया है कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं हुई खाने पीने में, अपनी लाइफ के शेड्यूल में, तो आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। समझ आई बात? जो जैसे कभी कभार सुना करो, जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको, अब उनको पता चलता है कि भाई 19 साल की उम्र में वो इतना ऊंचाई तक पहुंच गया, वो कर क्या रहा था, पहुंचा कैसे, वो रूट पहचानने का प्रयास करो, ये पहुंचा कैसे। लोग उसकी लाइट को देखते हैं। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं आपको ये स्टेप बता रहा हूँ कि पहले वो रूट पहचानो कि कोई भी इंसान किसी लेवल पर गया है ना, तो इसका रूट क्या था, ये कैसे निकला वहां से, ताकि वहां से कुछ सीखने को मिलता है। समझ आई मेरी बात? और इस चीज पे जो दिमाग लगा जाते हैं, तो आपके लिए तो अब जैसे यहां से सीखने का क्या निकल के आया कि जो अभी सीजीएल प्री हुआ था, पेपर उठाओ, सीजीएल प्री के ऑनलाइन पढ़े हैं, कोई बुक ले लो, जो भी, जैसे बुक ली और सीजीएल प्री के रीजनिंग के सारे सेट लगा डाले। मैथ चल रहा है, इंग्लिश के या जीएस के सेट देखे, इससे क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि प्रीवियस ईयर मैंने कर लिए ये, और आएगा कौन, अब रीजनिंग पूरी हुई तो जा लिए, अब कोई कहेगा नहीं तो क्या हम उसको पढ़ेंगे नहीं। ये है सेल्फ। और मंडे टू सैटरडे तो सब इंस्पेक्टर हैं। मेरी बात समझना, इस बात को मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बहुत एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मैंने देखा है कि ये ना जैसे जैसे आगे बढ़े या तैयारी करने की एज कम हुई, डेडिकेशन थोड़ा कम हो गया है बच्चों में। मैंने तो दोनों तरह के बच्चे देखे ना, जिनकी एज थोड़ी ठीक थी, जिनकी एज थोड़ी कम है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत सारे रीजन निकल कर आते हैं। पहले जैसे कभी कभार संडे को प्रैक्टिस क्लास लगाते थे, आजकल प्रैक्टिस क्लास भी लगानी पड़ती है तो मंडे टू सैटरडे लगानी पड़ती, कभी जब जिस भी बैच की लगती। क्यों? संडे को भरे हुए बैच में से जैसे जितने तुम आए हो ना, इतने ही आ पाते हैं। और पहले मैं देखता था संडे को प्रैक्टिस क्लास अगर हो जाती तो बैठने की जगह नहीं रहती थी। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे मतलब ये एक ही हॉल था बड़ा, उस टाइम तो पोस्टली था नहीं, क्लास लगाई, 2 बेंच की लगा दी कि भाई संडे को पुराने बच्चे जो जिनका सिलेबस हो लिया उनको पता चल जाता है, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया कि कल प्रैक्टिस क्लास है, तो वो बच्चे भी आ जाते
बैच के बच्चे भी होते, कुछ जो भी आना चाहते, वो अब प्रैक्टिस क्लास में तो किसी को मना तो होता ही नहीं है, वो इतनी भीड़ हो जाती कि बहुत बार ऐसा होता था कि 50 60 70 बच्चे को जाना ही पड़ता था। तो बच्चे कब जा रहे होंगे, जब अंदर बहुत भयंकर लेवल पे भरा हुआ होगा। बात समझ में आई? आजकल मैं देखता हूँ कि धक्के से बुलाना पड़ता है, यानी बच्चे का दिमाग एक जगह नहीं है, उसका काफी जगह दिमाग चल रहा है, बोगसबाजियों में बहुत दिमाग चला हुआ है, उसको अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही। अब आप इस चीज से तो थोड़ा ऊपर है कि आपके ऊपर, आपको खुद पर इतना तो कंट्रोल है कि पढ़ाई है तो है। किसी का कंट्रोल इतना नहीं है, वो क्या करता है, पढ़ाई है और मेरी सहूलियत के हिसाब से तो ही मैं कर रहा हूं, नहीं, नहीं कोई बात नहीं। मेरी बात समझ में नहीं? तो जब इस लेवल पे चले जाता है ना इंसान, तो फिर सक्सेस मिलना एक तुक्के की बात है कि बस सिक्का उछाड़ा, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। और जब इंसान इस लेवल पे चला जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए करना ही है, तो उसको न संडे नजर आता है, ना मंडे नजर आता है, ना 7 बजे नजर आता है, उसको ऐसा नहीं लगता कि 10 बजे के सोना ही है, नींद नहीं आ रही तो पढ़ेगा। आज समझ भाई, उसको ये नहीं लगता कि भाई, उसको पता है कि अब मान ले कि भाई कोचिंग एक बार के लिए मान लिया सुबह 10 बजे कोचिंग खत्म होगी, 11 बजे कोचिंग खत्म होगी, टाइमली घर पहुंचेगा। वो एक्स वाई जेड चीजों से बचा रहेगा कि बकवासबाजी की बात नहीं, पानी चल रहा है सही डायरेक्शन में चलता रहेगा तो नदी उसको समुद्र तक पहुंचा देगी। अगर वो बिखर गया, बाढ़ बन गया, बाढ़ कभी समुद्र तक गई है? ये कहानी। अगर आपकी एनर्जी सही फ्लो में चलती रही, पहुंच जाओगे। नहीं तो एनर्जी वही है, सब में सेम है, किसी में बाढ़ के रूप में है और किसी में नदी के रूप में है। नदी समुद्र तक पहुंच जाती है, बाढ़ वहीं रह जाती है, जो फिर डिस्ट्रक्शन होने के बाद फिर यहां से डिप्रेशन, यहां से फिर वो सारी चीजें डेवलपमेंट में आती हैं कि यहां से पकड़ता है कि इंसान की, हाँ अब डिप्रेशन आ गया, अब लाइफ में दिक्कतें आ गई, अब ये करो, अब वो करो, अब वो करो, फिर बकवासबाजी है। टाइम पे अच्छा कर्म करिए, सही कर्म करिए, सक्सेस मिलने के बाद सारे रूट अपने आप ही खुलते चले जाएंगे और फिर आगे बढ़ते रहिए। अच्छा आ जाओ, 107 नंबर को तो मैंने डिलीट कर दिया, 108 पे आ जाओ, 108 करो शाबाश, 108 पर आओ, 108 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 108। एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, इसने कहा सी का एंगल बाइसेक्टर डीसी को ई पर मिलता है, सी का एंगल बाइसेक्टर, सी का सी डी कोण सी का आंतरिक समद्वि भाजक है, सी डी कोण सी का आंतरिक समद्वि भाजक है, ठीक है भैया। डीसी को ई तक बढ़ाया गया, डी सी, डी से शुरू करो, सी और आगे बढ़ा दो, ई तक बढ़ाया गया कि एसी और सीई बराबर है, यानी ये भी समबाहु त्रिभुज के बराबर है। तो इसने कहा कि एंगल सी ए ई कितना होगा, एंगल सी ए ये 30 है, मुझे बताना ये 30 है क्या? क्यों? क्या समबाहु त्रिभुज 60 और ये 30 है, तो ये कितना है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बढ़ाया है तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है 180, 180 में ये कितना है, और ये 30 है तो ये कितना है 150, 150 तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना बच गया 30, 30 में दो साइड बराबर है, इसके आमने सामने, इसके आमने सामने, बोलो हाँ है ना, तो ये कितना रहेगा, तो एंगल सी ए ए 15 नोट करो।
109 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। एक सौ नौ नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है। दी गई आकृति में ए बी सी, ये बी, ये सी, सी ए डी का बाह्य, सी ए डी का बाह्य समद्वि भाजक बीसी को ई पर मिलता है। ये तो मुझे पता है ए बी बाई ए सी, बी ई बाई सी ई, यही तो आएगा। ए बी बाई ए सी, बी से उस पॉइंट तक, सी उस पॉइंट से ट्रायंगल के वर्टेक्स तक, यही तो आएगा। करो शाबाश करो, इसको एक्स मान लो, सी निकालना होगा जहां तक, हाँ सी निकालना है। करो शाबाश, इसको एक्स मान लो, करो। ये 12 है, ये 10 है, ये 6 है, तो ए बी 10, ए सी 6, बी ई 12 प्लस एक्स, सी ई एक्स। मैंने कहा ये है 10x, ये है 6x, तो इधर आएगा 4x इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू 18, तो सी 18 आ गया, खत्म बात। सिंपली थ्योरम और कुछ नहीं। 110 नंबर पर आ जाओ। आ जाओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 110, ए बी ए सी, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी 6, ए सी 8 और बी सी 7। तो इसने कहा एडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है भैया। डी बी सी पर स्थित है, तो एडी की लंबाई बताओ, एडी की लंबाई बताओ कितनी है। एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना आपको सिखाया नहीं था ना, अभी सिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एम एन। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालना वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है। इधर आओ, मैंने एक पॉइंट छोड़ के गया था, मैं एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पेज नंबर 5 पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पेज नंबर 5 पर आखिरी पॉइंट, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एंगल बाइसेक्टर है ए का, क्लियर है। तो आगे रिजल्ट देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए के आजू बाजू वाली भुजाएं बी सी माइनस एम एन। समझ आ रही मेरी बात? ए की आजू बाजू वाली भुजाएं बी सी माइनस एम एन, एक तरीका। तो अगर यहां को निकालना है एडी, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी आजू बाजू वाली भुजाएं माइनस
मुझे बताओ ये कितना आएगा? 6, 3/4 आएगा। ये 3, ये, और ये टोटल कितना है? और अरे 7 ही है, 7 ही हो गया, सेट हो गई बात। इसका मतलब एम एन ए डी इज इक्वल टू 48 -12, 36, कितना आ जाएगा? जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है उसके आजू बाजू वाली भुजाएं माइनस, और इनकी लेंथ निकालना आपको आती है, उसमें तो कोई खास बात ही नहीं। ये 6, ये 8, 6 और 8 14, 14 ना होकर 7 है, आधा, तो 6 का आधा 3 और 8 का आधा। ये मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया, यहाँ डायरेक्ट ही लिख लिया। समझ आई मेरी बात? आज तक एक बार भी नहीं पूछा उसने, पूरी ज्योमेट्री हो गई कितने 10 साल से एक बार भी नहीं पूछा एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। इसलिए मैंने वहां उस टाइम पॉइंट छोड़ दिया था कि पहले मेन मेन पॉइंट पढ़ लें। अब बहुत 95% चीजें कवर है, तो 2, 4, 5% जिन बच्चों को करनी है, दिमाग चलता है तो कर लेंगे, नहीं छूट जाएगी तो भी कोई खास बात नहीं। 111 नंबर क्वेश्चन को करके दिखाओ शाबाश। क्वेश्चन नंबर 111 को करके दिखाओ। 111, 111 नंबर क्वेश्चन को करके दिखाओ। ए बी सी, ए बी 3, ए सी 5 और ये बी सी 6। डी बी सी पर एक पॉइंट है कि ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ये ले भैया डी। तो ये है, अब इसने कहा बी डी की लंबाई बताओ। अच्छा ये क्या क्वेश्चन है? ये 3, ये 5, टोटल कितना? 8 ना होकर है कितना? 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 6/8, मतलब 3/4, 3/4, तो इसका भी 3/4, और 3/4 मतलब 9/। फिनिश बात, बिल्कुल फिनिश बात। इससे अगला नंबर, अब ये एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट कंप्लीट भैया, यही था पॉइंट, समझ आ गया? आइएगा इससे अगला नंबर। ए ये बी, ये सी, सी डी एंगल बाइसेक्टर है। ए से एम, अगर सी डी एंगल बाइसेक्टर है तो आप मुझे इतनी सी बात का जवाब दो। इधर बताओ, ये थीटा है,
ये थीटा है और ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ तीसरे के, तो ये जो एंगल होगा है एक्स प्लस थीटा। क्या सीन क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो बीडीसी है ये 78 है, ये थीटा है। किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ तीसरे कोण के, समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो एंगल होगा 78 प्लस, कोई डाउट यहां तक? किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। बोलो है ना? और अब मैंने कहा, इसने खुद कहा है एडी और एएम, इसके सामने ये इसके सामने, तो एडी और एएम बराबर है, तो 78 प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा से, तो एक्स इज इक्वल टू 78। मैंने इस बात नोट करो भैया। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 113। ये है ए बी सी, ये है ए, ये बी, ये सी। अब इसने कहा एडी एंगल बाइसेक्टर है, ये 80 डिग्री है। बीडी एडी एसी, बीडी एडी एसी। पहले इन दोनों को देखो, बीडी और एडी, इसके सामने थीटा तो इसके सामने भी, बोलो है ना? ये थीटा तो ये भी, तो अगर दो कोणों का जोड़ तीसरे कोण के, अरे है ना? फिर इन दोनों को देखो, एडी एसी, इसके सामने तो इसके सामने। समझ आ रही मेरी बात? अरे समझ आ रही है क्या? और अब मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है, ये दो थीटा है, ये दो कोण, ये तीसरा कोण, स्ट्रेट लाइन तीसरे कोण का, दो कोणों का जोड़ तीसरे कोण के, तो थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू 80 बटा, थीटा किसके बराबर आ गया? 80 बटा, और थीटा अगर 80 बटा 3 के बराबर आ गया ना, थीटा अगर 80 बटा 3 के बराबर आ गया ना, तो एंगल सी पूछा है ना, तो एंगल सी कितना आएगा भाई? 2 थीटा, तो 2 इंटू 80/3, तो
कितना आ जाएगा, 160 बटा 3। फिनिश बात बिल्कुल इजी। फिनिश बात बिल्कुल इजी। तो आज करते हैं यहीं तक। अब जिन बच्चों को टेस्ट देना है वो अपना पानी वानी पीकर बैठ जाना आराम से, और जिनको जाना है वो आराम से जा सकते हैं।